क्यों चुप है पाकिस्तान? क्यों चीन की बकबक पर लग गया है ताला? क्यों चीन पाकिस्तान सीमा पर दुश्मनों ने चिल्लाना तो दूर, फुसफुसाहट भी बंद कर दी है? कारण है भारत की त्रिनेत्र, क्योंकि भारत की तीसरी आंख रख रही है एलओसी से लेकर एलएसी की हर बातचीत, कम्युनिकेशन और रेडियो फ्रीक्वेंसी पर पैनी नजर। एलओसी से लेकर एलएसी पर चीन और पाकिस्तान के कमांडर क्या बातचीत करते हैं? दुश्मन देश के पायलट आसमान में अपने फाइटर जेट की कॉकपिट में क्या मैसेज कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भेज रहे हैं? रडार स्टेशन से क्या मैसेज भेजा गया? यह सब भारत की त्रिनेत्र सुन रही है। यह है भारत की आई इन द स्काई ड्रोन, त्रिनेत्र ड्रोन, जो कि भारत ने इजराइल से लिया है ड्रोन, हेरोन ड्रोन है। और ये देखिए इस वक्त जिस तरह से ये हवाई सीमा की हमारी जो सुरक्षा कर रहा है, निगरानी करता है, दरअसल ये यही है आई इन द स्काई, जो 24 घंटे लगातार घूमता रहता है आसमान में और हमारी जो एयर स्पेस है न केवल उसको सुरक्षित रखता है बल्कि दुश्मन की जो भी हरकत हो रही है उस सब पर ये निगाह रखता है, निगरानी रखता है। फाइनल असॉल्ट आज आपको लेकर आया है भारतीय वायुसेना के एक खास एयरबेस जम्मू में। खास इसलिए क्योंकि ये देश भर में उन चुनिंदा एयरबेस में है जहां भारत की त्रिनेत्र तैनात रहती है। जम्मू एयरबेस की इस त्रिनेत्र स्क्वाड्रन में तैनात हैं इजराइल से लिए हेरोन ड्रोन। हेरोन ड्रोन की जिन खूबियों के बारे में खुद त्रिनेत्र स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर यानी सीओ ने फाइनल असॉल्ट को बताई, वो आज तक आपने ना कभी पढ़ी होगी और ना कभी सुनी होगी, क्योंकि उसी में छिपा है पाकिस्तान और चीन की चुप्पी का राज। जिस तरह भगवान शिव की तीसरी आंख दुख सुख अच्छा बुरा सब देख सकती है, ठीक वैसे ही वायुसेना की ये आई इन द स्काई यानी तीसरी आंख सब कुछ देख सकती है और सुन भी सकती है, क्योंकि इजराइल से लिए ये आरपीए यानी रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट आईएसआरडी तकनीक से लैस हैं। आईएसआर तो आपने सुना होगा, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकॉनेसेंस, लेकिन इसमें एक डी भी जुड़ा है, आईएसआरडी यानी डेजिग्नेटेड तकनीक। क्या है हेरोन ड्रोन की डेजिग्नेटेड तकनीक? उससे पहले सुन ले आईएसआर की उन खूबियों के बारे में जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी। चलता रहता है। आईएसआर मिशन एक ऐसा है जो कि रेगुलरली चलता रहता है। एक दुश्मन की इंटेलिजेंस मुझे हमेशा गैदर करनी होती है, मुझे अपनी तैयारी करनी होती है, उसके टारगेट को मेरे को स्टडी करना होता है। उसके लिए जो मेरे प्लेटफॉर्म है, मैं उस पर उस तरह का पेलोड जो कि मैं आपको अभी इसके बाद दिखाऊंगा चल करके, उनकी कुछ एक कैपेबिलिटीज़ हैं, उस कैपेबिलिटी को मैं यूज़ करता हूँ। जो भी कोई मेरे पास मिशन आता है मैं उसको एक अच्छे से स्टडी करता हूँ। मेरे मिशन कमांडर और मेरे इंटरनल पायलट, मेरे ऑब्जर्वर, ये सारे मिल करके उसको मिशन को पढ़ते हैं, अच्छे से उसके बारे में जानते हैं और फिर एक मिशन प्लानिंग होती है जिसकी प्रॉपर ब्रीफिंग करी जाती है। और जब ये मिशन प्लान हो करके, ब्रीफ हो करके जब हम इसको लॉन्च करते हैं, एयरबॉर्न होते हैं, तो एनिमी का जितना भी टारगेट एरिया है, इट डिपेंड्स कि वो किस तरह का टारगेट है। हो सकता है वो एक कॉन्क एरिया है या कोई स्टैटिक टारगेट है, या हो सकता है कि वो कोई रडार साइट है, हो सकता है कि उसके बीच में कोई रेडियो टेलीफोनी आरटी कम्युनिकेशन हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें मैं अपने पास रिकॉर्ड करता हूँ, चीज़ें इकट्ठी करता हूँ और उसका एनालिसिस करता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास कोई टारगेट सिस्टम आया है, मुझे उसका स्टडी करना है, तो अगर वो एक रडार सिस्टम है, फॉर एग्जांपल मेरे को एनिमी का रडार के बारे में जानना है, तो मैं अपने प्लेटफॉर्म को एयरबॉर्न करता हूँ और उसको अच्छे से उस रडार के बारे में मैं उसकी इनिशियली जो उससे प्रॉपर्टीज़ हैं उस रडार की, उसके पैरामीटर्स मैं ड्रॉ करता हूँ। फिर उसको पढ़ा जाता है, उसके बाद उसको लोकलाइज़ करा जाता है कि कहाँ पे वो एक्चुअली वो रडार पोजीशन। जब वो लोकलाइज़ हो जाता है उसके बाद मैं अपना सिंथेटिक अपर्चर रडार, मेरा एक इक्विपमेंट है, उससे मैं उसको उसकी मैपिंग करता हूँ अपने रडार से। उस मैपिंग को फिर से पढ़ा जाता है, स्टडी करी जाती है और फिर उसके बाद उस एरिया में अगर मेरे को कोई टारगेट सिस्टम मिलता है तो फिर मैं अपने इलेक्ट्रो ऑप्टिक कैमरा से उसको टारगेट की इमेजरी करता हूँ। फिर ये सारी चीज़ें, इट इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस, ये प्रोसेस चलता रहता है कंटिन्यूसली। और ये सारी जो इंटेलिजेंस है ये शेयर करी जाती है कमांड के साथ में, वहाँ पे दोबारा इंटरप्रिटेशन होती है और फिर जो यूज़र की जो रिक्वायरमेंट होती है, फॉर एग्जांपल कोई स्ट्राइक स्क्वाड्रन है, कुछ है, उसको रिक्वायरमेंट होती है, वो उसको दिया जाता है। और फिर जब एक्चुअली मुझे कभी किसी टारगेट को न्यूट्रलाइज करना होता है, उस समय भी मैं वहाँ पे रहता हूँ, उस जगह की निगरानी करता हूँ। उस जगह में अगर कोई दुश्मन का कोई हाइड आउट है या कुछ है
तो कोई चीज़ें छुपी भी हैं, उसको भी मैं अपने स्ट्राइक को बताता हूँ कि यहाँ पे किस तरह का टारगेट सिस्टम है और किस तरह की वहाँ की डिफेंसेस है, वो भी मेरा एक काम है। लेकिन क्यों जरूरत है इस ISR की, वो आप खुद त्रिनेत्र स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर से सुन सकते हैं। किसी भी लड़ाई के लिए आपको अगर तैयार होना है तो आपको वो डेली बेसिस पे आपको उसकी तैयारी करनी होती है। आपको किसी भी लड़ाई में आपको अगर किसी टारगेट के बारे में जानना है तो वो आपको आपकी ये रिक्वायरमेंट है कि आप उस टारगेट को ठीक से स्टडी करें, उसको पढ़ें, समझें और उसके बारे में जितनी ज़्यादा आप जानकारी गैदर कर सकते हैं वो आपको गैदर करना है। तो बेसिकली वही एक काम है, एक सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस या फिर हिल गैदरिंग का हमारा काम है। जितना भी हम एक किसी भी टारगेट सिस्टम को पढ़ें और उसके बारे में जानकारी गैदर करें तो वो हमें अगले दिन जब भी कभी युद्ध होगा या जंग छिड़ेगी उस टाइम पे हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत ने जो इजराइल से हेरोन ड्रोन लिए हैं वे थल सेना और वायुसेना दोनों ही इस्तेमाल करती है। करीब 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने के चलते दुश्मन की रडार भी इन्हें नहीं पकड़ पाती है। इनिशियली जो टर्म यूज़ करा जाता था वो होता था ISRD, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकॉनेसेंस। अभी उसमें D भी एक और हमने ऐड किया है विच इज़ डेजिग्नेशन। सो मैं आपको अपना एक पेलोड दिखाऊंगा। इसमें कैपेबिलिटी है लेज़र की, तो वो कोई टारगेट सिस्टम है, मैं उस टारगेट सिस्टम को डेजिग्नेट कर सकता हूँ अपने पेलोड से, लेज़र उस पर फायर करके, तो वो उस टारगेट को एलिमिनेट करता है। उससे जो रिटर्न्स आते हैं वो फिर एक स्ट्राइक या किसी प्रिसीजन गाइडेंस वेपन को वो रिटर्न्स मिलते हैं और फिर उसको वेपन को उस पर लॉन्च करा जा सकता है। अब आपको इस हेरोन ड्रोन में लगे पेलोड के बारे में बताते हैं, ऐसे पेलोड जिसके कारण इसे त्रिनेत्र नाम दिया गया है। ये जो हेरोन एयरक्राफ्ट है ये बहुत ही पोटेंट एयरक्राफ्ट है, बहुत ही रिलायबल एयरक्राफ्ट है। ये एयरक्राफ्ट हमने इजराइल से लिया है और इसकी जो एंड्योरेंस है वो 30 घंटे के तकरीबन है। जो ऑल्टीट्यूड है ये तकरीबन 10 किलोमीटर तक फ्लाई कर सकता है विद वेरिड ऑल्टीट्यूड, वेरिड स्पीड्स, मैक्सिमम स्पीड 120 नॉट के आसपास है। और क्योंकि ये स्लो स्पीड पे मूव करता है तो ये दुश्मन के रडार में भी इसको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसीलिए ये इतना ज़्यादा रिलायबल है। प्लस इसमें जो प्लेटफॉर्म हम यूज़ करते हैं, मैक्सिमम ऑल ऑफ वेट इसका 1150 kg है और जो वेट कैरिंग कैपेसिटी है इसकी 250 किलोग्राम की है। इसमें मैं 3 तरह के अलग अलग पेलोड अदर देन दी इलेक्ट्रो ऑप्टिक पेलोड यूज़ कर सकता हूँ। एक सबसे रिलायबल, एक सबसे पोटेंट पेलोड है मेरा ये इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर वाला एलिंट ESM एंटेना। ये पेलोड का काम है दुश्मन के जो, या कोई दुश्मन के ही नहीं, किसी भी एक एमिटर को, जो तरंगे निकल रही है उस एमिटर को ये गैदर करता है और मुझ तक पहुंचाता है ताकि मैं उसकी स्टडी करूं और उस एमिटर को, कहाँ से वो एमिट हो रहा है उसको मैं लोकलाइज करता हूं। इससे एक फ़ायदा ये होता है कि जो दुश्मन का इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर ऑफ बैटल जो होता है उसके रडार कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, कौन कौन से रडार लगे हुए हैं, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये मैं पता कर सकता हूँ। जब मैं इससे लोकलाइज किसी रडार को करता हूँ उस बीच में अगर मान लिया कोई हरकत हो रही है जहाँ पे रेडियो टेलीफोनी के माध्यम से कोई 2 जहाज़ या 3 जहाज़ आपस में बातें कर रहे हैं या कोई ग्राउंड बेस्ड एमिटर भी है या कोई रडार कंट्रोलिंग एजेंसी है, तो उसको मैं ये कॉमेंट एंटेना से उसको मैं वो फ्रीक्वेंसी जो है मैं उसको पकड़ सकता हूँ, उस फ्रीक्वेंसी को मैं सुन सकता हूँ और अगर वो ग्राउंड बेस्ड कोई लोकेशन है, एमिटर है, तो मैं उसको लोकलाइज भी कर सकता हूँ, उस जगह के बारे में पता कर सकता हूँ। जब ये मेरा ESM से जब मेरा लोकलाइज हो जाता है कोई रडार और उस दौरान मैं ये मॉनिटर भी करता रहता हूँ लोगों की RT, फिर आगे काम आता है मेरा सिंथेटिक अपर्चर। तो जब मैं किसी भी टारगेट सिस्टम को अगर वो रडार साइट है उसको मैं लोकलाइज कर लेता हूँ, या कोई टारगेट सिस्टम है ग्राउंड पे, कोई एरिया, बड़ा सा एरिया है, अगर मुझे उसकी रडार इमेजरी करनी है तो फिर मैं ये अपना एक जो पेलोड मेरा लगा हुआ है जहाज़ की बेली में, सिंथेटिक अपर्चर रडार, मैं इसको यूज़ करता हूँ। ये एक बड़े एरिया को आसानी से मैप कर लेता है। उसके बाद वो जो इमेज मेरे एडवांस ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन में आती है मैं उसका लेवल 1 इंटरप्रिटेशन करता हूँ और लेवल 1 इंटरप्रिटेशन करने के बाद उस इमेज को मैं आगे फॉरवर्ड करता हूँ लेवल 2, लेवल 3 इंटरप्रिटेशन के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मान लिया मैंने कोई रडार लोकलाइज करा है और मैंने उसको सिंथेटिक अपर्चर रडार से उस एरिया को मैपिंग कर ली है और मुझे लगता है कि वहाँ पे कोई टारगेट सिस्टम हो सकता है, उसके बाद मैं अपना इलेक्ट्रो ऑप्टिक पेलोड जो कि ये है
मैं इसको यूटिलाइज करता हूँ। ये बेसिकली एक कैमरा है जो कि दिन में और रात में दोनों टाइम पे ये काम कर सकता है। दिन में डे कैमरा के थ्रू, और रात में जबकि पूरा अंधकार है, जब पूरा अंधेरा होता है, जबकि आप किसी भी मूवमेंट को आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, नहीं पता कर सकते हो, ये एक फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड एक टेक्निक है जिसको ये यूटिलाइज करता है। हर एक बॉडी की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है हीट एमिट करने की, तो ये उसी प्रॉपर्टी पे काम करता है। और जो भी हीट सोर्स होता है या कि कोई ठंडा सोर्स होता है, तो उसके बीच में एक कॉन्ट्रास्ट निकालता है और मुझे पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई टारगेट सिस्टम है। हेरोन ड्रोन 30 घंटे तक आसमान में रहकर अपने मिशन को अंजाम दे सकता है। यही वजह है कि भले ही इनमें एक फाइटर जेट या फिर टोही विमान की तरह पायलट, नेविगेटर्स और गनर की तरह क्रू मेंबर कॉकपिट में ना बैठते हों, लेकिन ग्राउंड पर ये सभी मौजूद रहते हैं। भले ही हेरोन एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है, लेकिन उसके लिए ग्राउंड स्टाफ की जरूरत जरूर पड़ती है। विंग कमांडर पूनम गिल, माय इंटरनल पायलट स्क्वाड्रन अमित, विंग कमांडर आदेश, and special payload operator and observer LAC Yogesh. The man behind all this machine is my system engineer who sits in the aircraft. He is the senior engineering officer, squadron leader Kirpal Chaudhary. He maintains all the aircraft, maintains the equipment, maintains the shelter, the ground data terminal and everything, and along with him is flight lieutenant Divyanshu and Mr. Bharti. Generally हमारे missions जो होते हैं वो प्री प्लान होते हैं, हम उनको प्लान करके रखते हैं। ये मेरे फ्लाइट कमांडर हैं, विंग कमांडर आशीष तावड़े। ये पूरा ऑपरेशंस स्क्वाड्रन का जो है ऑपरेशन पूरा भार इनके पास रहता है, यही संभालते हैं, यही प्लान करते हैं कि कौन सा जहाज़ किस पे क्या पेलोड लगेगा, कौन सा जहाज़ कब जाएगा। क्रू रोटेशन पूरा, जैसे मैंने आपको बताया था, काफ़ी चैलेंजिंग है ये टास्क, तो क्रू रोटेशन भी इनका काम होता है कि किस क्रू को कब रेस्ट देना है, किस क्रू को कब बुलाना है, पूरा ब्रीफिंग से लेकर के पूरा मिशन प्लानिंग, ये सारा काम इनका होता है। फाइनल असॉल्ट के एडिटर इन चीफ नीरज राजपूत जब जम्मू एयरबेस में मौजूद थे, उसी दौरान त्रिनेत्र स्क्वाड्रन को एक मिशन के बारे में इनपुट मिला। इसलिए एक हेरोन ड्रोन को फाइनल असॉल्ट की मौजूदगी में ही एयरबोर्न किया गया। विंग कमांडर गौरव ने इस मिशन से जुड़ी संवेदनशील जानकारी तो हमसे साझा नहीं की, लेकिन उन्होंने इतना जरूर बताया कि उन्हें किस किस तरह के मिशन के लिए भारतीय सेना, पुलिस, BSF इत्यादि से मदद की जरूरत पड़ती है। वर्ष 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले के दौरान सबसे पहले आतंकियों की इमेज इसी स्क्वाड्रन की ड्रोन ने ही कमांडोज से साझा की थी, जिसके बाद उनकी लोकेशन पता करके उन सभी आतंकियों को ढेर किया गया था। LOC पर पाकिस्तान की तरफ से होने वाली आतंकियों की घुसपैठ के दौरान भी हेरोन को तैनात किया जाता है, ताकि आतंकियों की लोकेशन और उनकी हर हरकत पर नजर रियल टाइम में रखी जा सके। यहां तक कि पिछले साल फरवरी में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए थे, तब उनके खास विमान एयरफोर्स 1 को हेरोन ने अपने सुरक्षा कवच में घेरा हुआ था। वर्ष 2020 में गलवान घाटी की लड़ाई के दौरान इन हेरोन ड्रोन को पूर्वी लद्दाख से सटी LAC पर एक लंबे समय तक तैनात किया गया था। त्रिनेत्र के कमांडिंग ऑफिसर ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी किसी भी घटना के लिए हेरोन की तैनाती एक बेहद ही गर्व की बात है, जो सशस्त्र सेनाओं के बीच सिनर्जी और इंटीग्रेशन का एक बड़ा उदाहरण है। सिमिलर मेरे पास एक और प्लेटफॉर्म है, सर्चर। सर्चर और हेरोन में डिफरेंस ये है कि हेरोन दिखने में बड़ा है, सर्चर थोड़ा छोटा है। हेरोन की सीलिंग हाइट ज़्यादा है, सर्चर की सीलिंग हाइट कम है, और सर्चर और हेरोन की स्पीड तकरीबन सेम है। सर्चर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें मैं अपना इलेक्ट्रो ऑप्टिक पेलोड तो आप देख रहे हैं जो कि लगा ही है, वो भी लगा है, और उसके साथ साथ उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर के लिए एलिंट गैदर करने के लिए एक ESM पेलोड भी लगा हुआ है, जैसा कि हेरोन में मैंने आपको दिखाया था। तो इन दोनों की पेलोड वाइज हेरोन का सर्चर का पेलोड इज सेम, जो ESM पेलोड है दोनों का सेम है। दुनिया भर में जो युद्ध चल रहे हैं उससे साफ हो गया है कि ड्रोन एक ऐसी कटिंग एज टेक्नोलॉजी है जो किसी भी युद्ध का मुंह मोड़ सकती है। कोई भी देश अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी में UAV और RPA को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। अगर ऐसा किया तो उस देश की सेना को गंभीर परिणाम उठाने पड़ सकते हैं। यही वजह है कि भारत भी ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए दुश्मन से एक कदम आगे रहना चाहता है। जल्द ही भारत और अमेरिका के बीच MQ-9B रीपर ड्रोन से जुड़ा समझौता भी हो सकता है। भारत अमेरिका से 31 ड्रोन ले रहा है जिन्हें आर्म्ड भी किया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे हेरोन को बम और मिसाइलों से लैस किया जा सकता है। इन 31 रीपर ड्रोन में से 15 भारतीय नौसेना को हिंद महासागर की निगरानी के लिए मिलेंगे
और 8-8 वायुसेना और थल सेना को। इसके अलावा डीआरडीओ द्वारा तपस ड्रोन भी सेनाओं के बेड़े में शामिल होने के लिए तैयार है और जल्द ही इसके बारे में एक बड़ा ऐलान हो सकता है। आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। इससे हमें हौसला और प्रोत्साहन मिलेगा इस तरह की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाने में। धन्यवाद। जय हिंद।